मैं कहा कोई भी नहीं तो बस फौत कर देते हैं। तो अब इसलिए अगर आ जाएँ तो शुरू कर देंगे? यार वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम बड़ा कम है, मतलब वो कंप्लीट करना उसको बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये कंप्लीट करना काफी मुश्किल होगा, वैसे कर दूंगा, मुझे मसला कोई नहीं। टाइम अरेंज कर लो मेरे साथ, मैं कर दूंगा स्टार्ट। लेकिन वो फिर मतलब उसी टाइम पे आ जाएँगे। इवन नहीं, वो 2 दिनों में होना नहीं ना, एक दिन 2 दिन में होना नहीं है। इवन 609 जो है ना तुम्हारे लिए खत्म करना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब ये कोर्स काफी है। तो लेकिन चलो ये तो फिर भी हो रहा है, वो बिल्कुल ही ब्रेक लग गई है। लो भी पिक पढ़ा था लास्ट टाइम, पिक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। अब इसमें एक ही छोटी सी हेडिंग है, मोर अबाउट टीएसआर प्रोग्राम्स। ये थोड़ी हट के है हेडिंग। मतलब पिछली दफा हमने प्रॉपरली एक डिवाइस पढ़ी है पिक। हमने पढ़ा है कि उसके अंदर 3 रजिस्टर्स होते हैं, 2 पोर्ट्स होते हैं, आईएमआर था, आईआरआर था, आईएसआर था। फिर कि हम उन रजिस्टर्स को पढ़ते किस तरह हैं, उनको लिखते किस तरह हैं, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल था, एक तरीका था कि पोर्ट 20 पे कुछ लिखो, फिर 21 पे कुछ लिखो। तो वो पूरी एक हमने एक तरह से एक डिवाइस को एक दिन एक क्लास दी कि ये डिवाइस हमारी पूरी एक, हमने उसकी डिटेल पढ़ी। अब आज इसी तरह टाइमर को पढ़ना है, लेकिन ये एक छोटी सी हेडिंग है, टीएसआर प्रोग्राम जो पहले मतलब इसको कोशिश तो मेरी यही है कि 5 मिनट में करके खत्म करो, इससे ज्यादा नहीं इसको देना, वरना थक जाता है बंदा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि टीएसआर थे क्या। टीएसआर प्रोग्राम्स वो आपको याद है, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स थे। कीप के फंक्शन से ये सी लैंग्वेज में बनते थे। असेंबली में आपको इनको हाथ से बनाना पड़ता था, बहरहाल यहाँ पे ये कीप के फंक्शन से बन जाते थे। टीएसआर होते क्या हैं? टीएसआर ये होते हैं कि तुमने प्रोग्राम रन किया और वो साथ ही फौरन टर्मिनेट हो गया, फौरन ही टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वो अपने आप को मेमोरी के अंदर रेजिडेंट कर गया, यानी वो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन कंट्रोल हमारे पास वापस आ गया है। असल में डॉस में ये होता है, असल में डॉस में ये होता है कि जब तुम कोई प्रोग्राम रन करते हो, कोई भी प्रोग्राम रन करते हो, तो वो रन हो रहा है इस वक्त, ये पिंग का प्रोग्राम इस वक्त रन हो रहा है। तो टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट ये करता है कि जैसे ही तुम प्रोग्राम रन करते हो, तुम्हारे पास कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ जाता है। ये टर्मिनेट वाला बिहेवियर है। लेकिन वो अपने प्रोग्राम का कोड जो है वो मेमोरी में फेंक के रेजिडेंट करके चला जाता है। ठीक है, यहां पे ये क्या पढ़ा रहा है? यहां पे ये पढ़ा रहा है कि जब तुम एक दफा टीएसआर को एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली टीएसआर मेमोरी में आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम टीएसआर को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर दो, तुमने एक दफा एग्जीक्यूट किया, फिर 10 मिनट बाद दोबारा किया, फिर 10 मिनट बाद दोबारा किया, तो वो हर दफा अपनी एक कॉपी मेमोरी में छोड़ जाएगा। ये रिडंडेंट कॉपीज होती हैं। रिडंडेंट कॉपीज का मतलब है कि सेम कोड मेमोरी में 2-3 जगहों पे पड़ा होएगा विदाउट एनी गुड रीजन, कोई वजह नहीं है उसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चेक लगाना चाहते हैं, कुछ कुछ इस तरह की कुछ फ्लैग लगाना चाहते हैं, कुछ चेक लगाना चाहते हैं कि अगर एक टीएसआर प्रोग्राम रन हुआ है तो उसको मेमोरी में डालने से पहले ये चेक करो कि क्या वो पहले से मेमोरी में तो नहीं आ चुका, क्या वो प्रोग्राम पहले तो रन नहीं हो चुका। तो इसके 2-3 रास्ते हैं जिससे वो तुम्हें करके दिखाता है। अगेन तेजी से करूंगा मैं। पहला रास्ता ये है कि एक फ्लैग यूज कर लो, जो बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग में हम फ्लैग का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि कोई चीज, कुछ सिचुएशन को पहचानने के लिए फ्लैग इस्तेमाल कर लेते हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक फ्लैग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी वैल्यू, ये हमारा कोड है ना कि फ्लैग बनाया, फ्लैग की वैल्यू 1 की, प्रोग्राम को रेजिडेंट किया। यार ये गलत लिख गया है, ये गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये लाइन उड़ा दो, ये है ही नहीं। अब वो कहता है कि अगर तो फ्लैग 1 है तो टीएसआर कर दो, अगर नहीं है तो एग्जिट कर दो। अब ये तरीकेकार नहीं चल सकता, ये असल में ये तरीकेकार चल ही नहीं सकता। खैर ये तो गलत है, लेकिन ये तरीकेकार चल ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल जो है उसकी लाइफ उस वक्त तक होती है जब तक प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो लोकल हो। वेरिएबल उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है। अब प्रोग्राम जैसे ही टर्मिनेट हुआ तो वेरिएबल भी साथ मर गया। तो वो जो तुमने फ्लैग सेट किया था वो तो जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होएगा वो खत्म हो जाएगा। अब तुम दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, वो अपना वेरिएबल बनाएगा, वो अपनी वैल्यूज इनिशियलाइज करेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, क्योंकि वो
यूज होते हैं उसके साथ, उनकी लाइफ जो है ना वो प्रोग्राम के साथ है। हाउ टू स्टॉप मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम TSR प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग इन रैम। इसका पहला रास्ता ये है कि यूज ग्लोबल वेरिएबल एज अ फ्लैग। Doesn't work because variable life is associated with program। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ साथ वो वेरिएबल भी खत्म हो गया। तो ये तरीका तो नहीं चल सकेगा। एक सेकंड देना मुझे, सॉरी। अच्छा, अब कोई बेहतर रास्ता निकालो। बेसिकली करना तो यही है, बनाना तो फ्लैग ही है, लेकिन वो कोई ऐसी जगह पे फ्लैग बने जो प्रोग्राम के साथ खत्म ना हो जाए। अच्छा, उसका जो दूसरा रास्ता हम निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि आंसर इज टू यूज अ मेमोरी एरिया एज अ फ्लैग दैट इज ग्लोबल टू ऑल प्रोग्राम्स। कॉन्सेप्ट तो फ्लैग का ही है ना यार, कि फ्लैग चेक कर लो। जब पहली दफा प्रोग्राम TSR बनाएगा तो वो फ्लैग सेट कर देगा। इसका मतलब है कि ये निशानदेही है कि भाई मैं TSR बन चुका हूँ। अब अगर कोई प्रोग्राम को दोबारा चलाएगा वो चेक कर लेगा फ्लैग को, अगर फ्लैग सेट है दैट मीन्स कि वो एग्जिट कर जाएगा। तो वो कहता है कि इसका एक आंसर ये है कि IVT को यूज कर लो एज अ फ्लैग। अब IVT कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो मतलब ये तो ग्लोबल है। ये तो मतलब उस वक्त तक रीसेट नहीं होती, उस वक्त तक चेंज नहीं होती जब तक या तो हाथ से ना करो या जब तक सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरप्ट 0 से लेके इंटरप्ट 30 तक हम कहते हैं कि वेल नोन इंटरप्ट हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम इनको यूज कर रहा होता है। 30 के आगे रफली जितने पड़े हुए हैं वो प्रोग्रामर के लिए हैं कि उनको वो हुक करे, उनको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। तो उनमें से एक उसने पकड़ा है इंटरप्ट 65। वो कह रहा है इंटरप्ट 65 खाली है, उस पर कोई कोड नहीं लिखा हुआ। तो 65 का जो वेक्टर है उसको एज अ फ्लैग इस्तेमाल कर लो। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन है नहीं एक्चुअली इतना मुश्किल। तो हम एक पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर का नाम है int 65 वेक्टर। ये पॉइंट करता है इंटरप्ट 65 के वेक्टर को। वो याद है ना कि 65 को 4 पे ज़रब दो तो तुम्हें वेक्टर का एड्रेस मिल जाता है। तो ये बिल्कुल वही कर रहा है, लेकिन ये एक मैक्रो यूज कर रहा है जिसको MKFP कहते हैं। इससे बनता है मेक फार पॉइंटर। ये C लैंग्वेज के अंदर एक मैक्रो है जो ये करता है कि तुम अगर उसको सेगमेंट एड्रेस दे दो और ऑफसेट एड्रेस दे दो तो वो तुम्हें एक फार पॉइंटर बना देता है। इतनी मुश्किल में ना पड़ो, तुम्हारे पास एक पॉइंटर है int 65 वेक जो इंटरप्ट 65 के वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अच्छा जी, मेरा प्रोग्राम रन हुआ। वो चेक करता है कि अगर तो इस जगह पे यानी उस वेक्टर के अंदर ये F00F की रकम नहीं पड़ी हुई, जो वाकई नहीं पड़ी हुई, अभी तो नहीं पड़ी हुई, तो अगर नहीं पड़ी हुई तो वो हुक करता है, किसी को हुक करता है, कोड चलाता है, जो भी है कोड चलाता है और रेजिडेंट कर देता है। लेकिन रेजिडेंट करने से पहले ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये उस जगह पे यानी उस वेक्टर की जगह पे एक निशानी लगा देता है F00F। खत्म हो गई बात, बंद हो गया प्रोग्राम, मर गया, रेजिडेंट हो गया, खत्म हो गया। दोबारा चलाते हो, दोबारा चलाते हो तो इस दफा वो दोबारा कंडीशन चेक करता है कि क्या उस जगह पे ये तो नहीं पड़ा हुआ, और इस दफा वाकई मिलेगा उसको। इस दफा उसको F00F वाकई मिलेगा। तो इस दफा वो इसको रेजिडेंट नहीं करेगा, इस दफा वो एल्स वाले पोर्शन में चला जाएगा और कह देगा कि प्रोग्राम ऑलरेडी रेजिडेंट। ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई मसला है, लेकिन उसने निकाला हुआ मसला। यूज IVT एज अ फ्लैग टू इंडिकेट दैट अ प्रोग्राम इज ऑलरेडी रेजिडेंट और नॉट। ठीक है जी। और जो कीड़ा उसने इसके अंदर निकाला हुआ है वो ये है कि वो कहता है कि द ओनली इशू इज दैट
we are now using int65 as a flag. So basically we can't use it for programming. पता यार इंटरप्ट थोड़े से तो हैं, 256 इंटरप्ट तो हैं, तो उनका कुछ और मकसद था बनाने का, उनका इस्तेमाल कुछ और होता है। तो तुमने उसको एज अ फ्लैग इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब है तुमने उस 256 में से एक इंटरप्ट तो पहले साइड पे कर दिया ना। तो वो कहता है ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है इस अप्रोच के अंदर, वरना टेक्निकली ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। वो रास्ता एक अजीबोगरीब निकालता है, ठीक है। वो रास्ता ये निकालता है कि तुम्हें पता है कि हर इंटरप्ट के अगेंस्ट सर्विसेज पड़ी होती हैं। तुम्हें याद होएगा हम ऐसे लिखते थे कि इंटरप्ट 10 की सर्विस 3 क्या करती है, इंटरप्ट 10 की सर्विस ए क्या करती है, सो ऑन। तो हर इंटरप्ट के अगेंस्ट बहुत सारी सर्विसेज पड़ी होती हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 100 हैं। अब गिनती कहाँ से चलती है? गिनती चलती है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, वो 99 तक नहीं जाती, वो FF तक जाती है, गिनती खत्म होती है FF पे। तो वो कहता है कि कोई भी इंटरप्ट उठा लो तो ज्यादातर उसकी सर्विस FF जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। कहता है वो इतनी सर्विसेज होती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कुछ की हो भी रही होती है, इंटरप्ट 13 की हो रही होती है, लेकिन ज्यादातर वो कहता है कि इस्तेमाल नहीं हो रही होती। वो कहता है कि तुम इस सर्विस पे अपने ISR को अटैच करो, जरा कैसे, जरा देखना। लो जी, मैं DI में डालता हूँ 0, सर्विस नंबर डालता हूँ FF और इंटरप्ट जनरेट करता हूँ 13। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इंटरप्ट 13 का, ये मैंने इंटरप्ट 13 की सर्विस FF कॉल कर दी है। अच्छा, ये सर्विस चलेगी, चल के वापस आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होएगा। अच्छा, जब वापस आओगे तो DI के अंदर क्या है इस वक्त DI के अंदर क्या है? जाहिर बात है 0 ही है जो छोड़ के गए थे, ये तो डेड सर्विस है, ये कुछ करती नहीं है। तो DI के अंदर 0 है, कंडीशन फॉल्स है, तुम एल्स में आ जाओगे। एल्स में आके तुम प्रोग्राम को रेजोनेट कर दोगे, लेकिन रेजोनेट करने से पहले तुम इंटरप्ट 13 को हुक करोगे, ये बात बड़ी जरूरी है, 13 को हुक करोगे, ठीक है। रेजोनेट हो गया, प्रोग्राम बंद हो गया, घर चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब एक बंदा इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता है, जब दोबारा ये 3 लाइनें चलती हैं तो अब सिचुएशन फर्क है। अब 13 का हुक लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी नीचे हमने हुक लगा दिया, अब 13 का हुक लगा हुआ है, तो ये हुक में चला जाएगा। अब हुक में चला गया तो हुक में जाके ये लिखा हुआ है कि अगर सर्विस नंबर FF है, जो वाकई है, तो वो DI के अंदर डाल रहा है F00F, ये एक फ्लैग की तरह वो बिहेव करेगा। वंस अगेन, जो दूसरे बंदे ने चलाया, जब दूसरी दफा चलाया तो ये हुक लगा हुआ था, वो हुक में गया, जब वापस आया तो उसको वाकई DI के अंदर ये मिलेगा, और इससे वो कह देगा कि प्रोग्राम ऑलरेडी रेजिडेंट, और वो एग्जिट कर जाएगा। तो बेसिकली पहचानना है कि प्रोग्राम ऑलरेडी पड़ा हुआ है या नहीं। यूज सर्विस FF ऑफ एनी इंटरप्ट एज अ फ्लैग, या टू क्रिएट अ फ्लैग, या जो भी कह लो। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि दूसरी अप्रोच में भी कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन उसने निकाला हुआ है, तो फिर अब 3 अप्रोचेज उसने दी। कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल वो इंपॉर्टेंट है कि आप ये काम कर क्या रहे हो, ठीक है। लो भाई, ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है, कोई ख़ास दुनिया का मसला नहीं है। अब यहाँ से आगे अगर कोई प्रॉब्लम होए तो काफ़ी मसला है। तुम्हारे पास एक चिप लगी हुई है, उसको पिट कहते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर कहते हैं, ठीक है। इसके 3 आउटपुट चैनल्स हैं, इसके 3 चैनल्स हैं जो बाहर निकलते हैं, ठीक है। चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2 कहते हैं। चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2। चैनल 0 लगा होता है पिक को। पिक के ऊपर मैं अब ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ज़रूरत भी नहीं होगी एक्चुअली। ये तुम्हें पता है पिक को कनेक्शन कैसे बने होते हैं? वो IRQ के कनेक्शन होते हैं, जो पिछली दफा बात की थी। तो उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कनेक्शन होता है ना, IRQ 0, वो इधर लगा होता है पिट के ऊपर।
ठीक है। आगे तुम्हें कहानी पता है कि इंटरप्ट 8 आता है और वो सारा कुछ, ठीक है। इन चैनल ये कहाँ लगे होते हैं बाय द वे, ये रैम को लगे होते हैं, डी रैम को। डी रैम डायनामिक रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसको बार बार रिफ्रेश कौन करता है, वो ये पिट कर रहा होता है। चैनल 2 लगा होता है स्पीकर को। ये स्पीकर जो मदरबोर्ड का स्पीकर होता है ना, मदरबोर्ड का बिल्ट इन स्पीकर जो पी पी करता है, सिर्फ जो बीप्स देता है बायोस की, ये वो स्पीकर होता है जो चैनल 2 पे लगा होता है। पिट के अंदर बेसिकली रियलिटी में दो, कैसे कहना चाहिए, दो रजिस्टर्स हैं एक्चुअली जो 16 बिट के हैं। रजिस्टर्स की बात ही ना करें, चलो रजिस्टर्स की बात ही ना करो। तो पिट के अंदर 4 पोर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू तुम पिट से बात करते हो, ठीक है। ये है तुम्हारी पोर्ट 40 से लेके 42 तक। वैसे तो रजिस्टर्स की बात करनी चाहिए, वैसे मेरा ख्याल है कि पीछे होता क्या है एक्चुअली, लेकिन चलो नहीं है तो नहीं है। 40, 41, 42 और 43। 43 को गालबन कमांड पोर्ट कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल 43 यार, ये करना पड़ेगा, बगैर रजिस्टर्स के नहीं हो सकता, मतलब मुझे नहीं पता बगैर रजिस्टर्स के कैसे करते हैं। तो ये तुम्हारा पड़ा हुआ है 8 बिट का 8 बिट का बेसिकली कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर जिसमें जो डिवाइस को कंट्रोल करेगा, और ये 8 बिटों का होता है, ठीक है। ये अवेलेबल होता है पोर्ट 43 पे, ये 8 बिटों का होता है, ठीक है। और ये अवेलेबल होता है पोर्ट 43 पे। इस बात का मतलब समझ गए भाई कि अगर तुमने कंट्रोल रजिस्टर के ऊपर कुछ पढ़ना या लिखना है तो तुम पोर्ट 43 यूज करते हो। हर डिवाइस के अंदर एक कंट्रोल रजिस्टर होता है जो उस डिवाइस को कंट्रोल करता है। पिक के अंदर इत्तेफाक से नहीं था, क्योंकि पिक के अंदर स्पेशलाइज था IRR, ISR, IMR, लेकिन यूजुअली हर डिवाइस के अंदर एक कंट्रोल रजिस्टर लगा होता है जिससे फॉर एग्जांपल अगर तुमने इस डिवाइस को ऑफ करना है तो इसके अंदर कोई बिट होएगी जिसमें 1 लिख दोगे तो वो डिवाइस ऑफ हो जाएगी। अब वो वहां तक पहुंचोगे कैसे, पोर्ट 43 के जरिए से। तो पोर्ट 43 आपका कमांड पोर्ट या कंट्रोल पोर्ट कहलाता है, कमांड पोर्ट या कंट्रोल पोर्ट कहलाता है। बल्कि इसको यहीं पे खोल लो, आगे भी तो जाके खोलना ही है। ये कमांड पोर्ट होता है। तो बनाऊं किधर, इधर ही आया है तो इधर ही कर देते हैं। तो ये एक्चुअली जो ये समझ गए ना बात के हो क्या रही है, कि ये जो एक्चुअली रजिस्टर है उसकी ये डेफिनेशन है कि वो ये वाला होता है, 8 बिटों का होता है ना। तो उन 8 बिटों का मतलब ये है, मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ, सबसे लेफ्ट साइड से। तो सबसे लेफ्ट साइड वाली जो 2 बिटें हैं वो बताती हैं कि चैनल नंबर क्या है। अगर 0 है तो चैनल नंबर 0 है, अगर 0 1 है तो चैनल नंबर 1 है, और अगर 1 0 है, सिंपल बाइनरी है ना, चैनल नंबर 2 हो गया। इसको मैं समझाता हूँ भी थोड़ी देर में कि ये क्या है, और बस बाकी भी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम फिलहाल सिर्फ चैनल नंबर बता रहे हैं कि क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर 16 बिट का एक डिवाइजर रजिस्टर होता है। 16 बिट का डिवाइजर रजिस्टर होता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि रजिस्टर 8 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डिवाइस। बट पोर्ट ऑलवेज बाइट ओरिएंटेड होता है। पोर्ट्स जो है ना, पोर्ट्स आर ऑलवेज बाइट ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि पोर्ट्स के थ्रू तुम बाइट्स के जरिए से ही लिख पढ़ सकते हो, बात बाइट्स के जरिए से ही कर सकते हो। लेकिन उसके पीछे जो भी लगा हुआ है डजंट मैटर, 16 बिट को भर रहे हो, 24 को भर रहे हो, डजंट मैटर। अच्छा, अब इस 16 बिट के डिवाइजर रजिस्टर को हमने भरना होता है। अब ये बाकी 3 पोर्ट क्या हैं, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है चैनल 0 को, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है चैनल 1 को, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है चैनल 2 को। अब ये तीनों डिवाइजर वैल्यूज है बेसिकली, ठीक है। करना क्या होता है कि अगर तुम चैनल 0 की डिवाइजर वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो तुम इस पोर्ट के जरिए लिखते हो, 40 के जरिए। अगर तुम चैनल 1 की डिवाइजर वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो तुम 1 इसके ऊपर लिखते हो, 41 के ऊपर।
अब मसला ये है कि ये 8 बिट के पोर्ट हैं और ऊपर है 16 बिट का रजिस्टर, तो तुम्हें 2 दफ़ा लिखना पड़ता है। बात समझ गए ना कि पहले 1 बाइट लिखोगे वो इधर आ जाएगी, इसको लो बाइट कहते हैं, और फिर दूसरी बाइट लिखोगे तो वो हाई बाइट आ जाएगी। ये सारा कुछ तुम कंट्रोल करते हो इसके ज़रिए से। ये जो कमांड रजिस्टर में ये 2 बिटें हैं, तुम कमांड रजिस्टर में ये बताते हो कि मैं लो बाइट लोड कर रहा हूँ या हाई बाइट लोड कर रहा हूँ, या फिर ज़्यादातर जो हम करते हैं कि लो बाइट फॉलोड बाय हाई बाइट। कमांड रजिस्टर में हम बताते हैं कि भाई हम फला, अब ये इस वक्त क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि चैनल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 11, यानी मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं चैनल 2 का डिवाइज़र लोड करूँगा, पहले लो बाइट दूंगा फिर उसके बाद हाई बाइट दूंगा। ये मैंने डिवाइस को समझा दिया है, ठीक है। अब डिवाइज़र की अपनी साइंस क्या है, डिवाइज़र होता क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक फार्मूला होता है, वैसे खुद लिख लेता हूँ कहते हो तो, 1.8 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, ये फार्मूला होता है। अच्छा है ही नहीं, बुनियादी चीज़ है बिल्कुल, वेरी स्ट्रेंज। तो डिवाइज़र की इंपॉर्टेंस ये है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.18 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय डिवाइज़र वैल्यू। ये 100% लिखा होएगा किताब में कहीं ना कहीं, वो बस उसने बड़ा करके सामने करके नहीं लिखा। ये बड़ी क्रूशल बात है। बात ये है कि इन चैनल्स के ऊपर आउटपुट एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक ख़ास रफ्तार से वो आ रही है। फॉर एग्जांपल मतलब वाई इज़ डिफ़ॉल्ट 18.2 टाइम्स पर सेकेंड। तुम्हें पता है ना, तुम काफ़ी देर से पढ़ रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट 18.2 टाइम्स पर सेकेंड पिंग आती है। ऐसा ये इस वजह से है, डिफ़ॉल्ट डिवाइज़र इज़ 65,536। थोड़ा फॉलो करनी पड़ेगी बात। तो पहले तो लिखते हैं 1180000, ये 1.18 मेगाहर्ट्ज बन गया। अब 65,536 होती है गालबन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर तुम छेड़ो ना तो इनको डिवाइड करो तो वो थोड़ा सा मेरा गलत है, ये 1.182 करके कुछ है वैसे, तो कहाँ करीब करीब आ रहा है, लेकिन ये इवेंचुअली एग्जैक्टली 18.2 टाइम्स आ जाएगा अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होती। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर तुम इधर कुछ ना छेड़ो तो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइज़र वैल्यू 65,000 होती है, और वो इस फॉर्मूले में जाके आउटपुट फ्रीक्वेंसी तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट दे रही होती है 18.2 टाइम्स पर सेकेंड। बट बात तो सिंपल है, अब अगर तुम डिवाइज़र को चेंज कर दो तो तुम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। सिंपल मैथ्स है ना भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वो इस डिवाइज़र को कम करोगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाले काम हैं जो अब हम करेंगे, खेलेंगे इसके साथ थोड़ा सा। यहाँ तक को मसले मसाइल, किताब भी पढ़ लो। नो सर, सर असाइनमेंट असेंबली लैंग्वेज की आई है कुछ? असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट तो बहुत आगे से होएगी, ये तो लेक्चर 9 पे बैठे हैं। लो जी, काउंटर रजिस्टर, टाइमिंग डायग्राम्स, कोई मसला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक 8 बिट का कमांड पोर्ट है, इसका मैंने तुम्हें एड्रेस बता दिया कि 43 है। इट नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड बिफोर लोडिंग अ डिवाइज़र वैल्यू, यानी हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल ये होएगा कि पहले हम 43 पे आके बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम वो काम करेंगे। 3 चैनल्स हैं, ईच रिक्वायर्स अ 16 बिट डिवाइस। ये मैंने आपको सब कुछ तस्वीरों में बता दिया कि ये 16 बिट की डिवाइज़र वैल्यू है, ये सब उधर करना है। ये हमारा कमांड पोर्ट का स्ट्रक्चर हो गया। स्किप स्किप, ये पोर्ट्स आ गई सारी जो हमने बात कर ली। डिफ़ॉल्ट डिवाइज़र वैल्यू आ गई, वो मैक्सिमम 65,536 हो सकती है। प्रोग्रामिंग मॉडल ये होएगा कि पहले हम कमांड रजिस्टर को बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जब हम ये बता देंगे फिर हम डिवाइज़र लोड करेंगे, और जैसे ही हम डिवाइज़र की वैल्यू चेंज करेंगे बिहाइंड द सीन्स वो इस फॉर्मूले के अंदर जाके एक खास फ्रीक्वेंसी बनाना शुरू कर देगा। वो फ्रीक्वेंसी आपको बाहर नजर आनी शुरू हो जाएगी। दैट्स इट। ये डिवाइस सिंपली इतना सा कर सकती है कि आप इसको एक डिवाइज़र की वैल्यू दे सकते हो, वो उस रफ्तार से आपको आउटपुट देना
शुरू कर देती है, दैट्स इट, इसका और कोई काम नहीं है। ये भी करो, फिर अब ये भी पता होना चाहिए। ऐश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो अब जो उसने करना है ना, वो के लिए ज़रूरी है। ये पोर्ट 61 है, तो जिसमें से सिर्फ तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, बस, और कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें। जो आपका पिट था उसकी जो वो थी, चैनल नंबर 2 जो उसका था, वो लगा हुआ था इंटरनल स्पीकर के साथ। ठीक है, ये जो चैनल 2 लगा हुआ था ये इंटरनल स्पीकर के साथ लगा हुआ था। अब इस स्पीकर को हम सॉफ्टवेयर के जरिए से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि स्पीकर का पोर्ट है पोर्ट 61, और उसकी ये वाली बिट है जिसको तुम ऑन या ऑफ करके, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो स्पीकर चल पड़ेगा, 0 रखोगे स्पीकर ऑफ हो जाएगा, बस खत्म बात। ठीक है, हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम चैनल 2 की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, स्पीकर को ऑन करेंगे, तो हमें स्पीकर में से डिफरेंट आवाज़ें आएंगी। अगर आप कम फ्रीक्वेंसी पे करोगे तो डिफरेंट आवाज़ आएगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे करोगे तो डिफरेंट आवाज़ आएगी। ये काम अब ये करने जाएगा। आओ जी, एक प्रोग्राम में समझा देता हूँ, एक तो मेरा फर्ज बनता समझाना, तो एक मैं समझा देता हूँ। तो पहली लाइन मैं तो करवा ही देता हूँ, लेकिन अगर आप खुद अटेम्प्ट करना चाहते हो, ये पहली लाइन क्या कह रही है आपको। तो तमाशा शुरू होता है B4 से, तो पहले तो B4 को खोलो, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये B है और ये 4 है, ये लिखा हुआ है B4। 43 इज कमांड रजिस्टर, विच मीन्स के 10 जो पहला 10 है ये वाला, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं चैनल 2 की बात कर रहा हूँ। तो अगला 11 है, उसका मतलब है लो फॉलोड बाय हाई। मैं अपने पास से नहीं बना रहा, पहली जो 2 बिटें होती हैं वो चैनल नंबर बताती हैं, अगली जो 2 बिटें हैं उनकी ये तमीज़ है। तो क्योंकि 10 और 11 लिखा हुआ है इस वजह से मैंने ये कर दिया, बाकी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, बाकी बिटें मैंने आपको इग्नोर करवाया। तो बेसिकली ये लाइन आउटपुट कर रही है। तो वी आर टेलिंग इट दैट वी विल लोड लो बाइट followed by high byte for divisor of channel 2। ये सारा कुछ इस लाइन में हमने बताया। अब अगली 2 लाइनें खुद ब खुद समझ आनी चाहिए कि उनमें क्या होएगा। उनमें चैनल 2 का डिवाइज़र ज़ाहिर बात है लोड होएगा। अभी अब बता के आए हो ना कि मैं चैनल 2 का डिवाइज़र लोड करने जा रहा हूँ, तो चैनल 2 का डिवाइज़र कहाँ लोड करते हैं, वो इधर चैनल 2 का जो पोर्ट है वो 42 है, तो 42 के ऊपर डिवाइज़र लोड करते हैं। तो पहले लो बाइट देते हैं, ये लो बाइट आ गई, तो लोडिंग चैनल 2 डिवाइज़र, ठीक है, और डिवाइज़र वैल्यू क्या बन गई फाइनल 0x21FF। याद रहे पहले लो बाइट आती है फिर हाई बाइट आती है, तो ये 21FF हमने वो कर दिया। यहाँ पे अब समझा नहीं सकता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है कि अगर जैसे ही तुमने डिवाइज़र वैल्यू चेंज की, चैनल 2 की चेंज की, तो चैनल 2 के ऊपर अब उस फ्रीक्वेंसी से आवाज़ आनी शुरू हो गई, वो उस फ्रीक्वेंसी से पिंग आनी शुरू हो गई, मतलब इतनी दफ़ा पर सेकेंड। जब उसके आगे लगा हुआ स्पीकर, तो ये तुमने बेसिकली स्पीकर ऑन कर दिया। या कैसे है कोई बंदा अगर समझाना चाहे। तुमने इंपोर्ट किया 61 को, यानी पोर्ट 61 जो था तुमने उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू पढ़ ली, रीड कर ली, तो और किया 3 के साथ। 3 होता है 1 1। इस 1 का तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन ये वाला 1 जो है ये स्पीकर को ऑन कर देता है। तुमने बड़ा तमीज से काम किया, तुमने पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू पढ़ी, उसके अंदर स्पीकर वाली बिट ऑन की,
अब ये नई वैल्यू बन गई है ना, ये नई वैल्यू आउटपुट कर दी पोर्ट 61 पे, तो जैसे ये वैल्यू वापस लिखी जाएगी पोर्ट 61 पे, स्पीकर ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से आखिरी स्टेप में तुमने स्पीकर को ऑफ, ऑफ के लिए भी वही टेक्निक है कि तुमने इस दफ़ा इंपोर्ट किया जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, इस दफ़ा तुमने FC किया है। FC में जब तुम खोल के इसकी बाइनरी लिखोगे ना, तो ये 1111 सी है ना, तो 8 और 4 12 और 00 ये बनेगी। अगेन गेम सारी ये है, वो इस जीरो की है कि इस बिट को तुमने जीरो कर दिया तो स्पीकर ऑफ हो गया। तो इस प्रोग्राम ने चैनल 2 की डिवाइजर वैल्यू लोड की, वहां पे 21FF लोड किया। अब जाहिर बात है चैनल 2 पे एक खास फ्रीक्वेंसी आनी शुरू हो गई। उसके बाद उसने स्पीकर ऑन किया ताकि वो देखे तो कि चैनल 2 पे किस किस्म की आवाज़ आ रही है। अब एक खास किस्म की आवाज़ आ रही है, आती रहेगी, स्पीकर ऑन है। गैच पे प्रोग्राम फंसा हुआ है, जैसे ही तुम गैच पे कोई की दबाओगे अब स्पीकर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो, ये समझो 90% हो चुका है, आगे तुम्हारा काम है। चलो फिर आगे तुसी काम करो। नहीं, अभी भी मेरा काम है यार, ये करना ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, लेकिन ये यहाँ पे मतलब टॉपिक से हट जाते हैं, लेकिन चलो अब करो। रैम का एक एड्रेस है 40:6C। हमें इन एड्रेसेस को पहचानना चाहिए कि जो भी 40 से शुरू होते हैं वो बायोस का डेटा एरिया होता है। तो उसके अंदर पहले तुमने एक और पढ़ी थी, वो कीबोर्ड की स्टेटस बाइट पढ़ी थी ना, वो 40:07 पे थी वाला। 40:6C पे एक टिक काउंट पड़ा होता है, इंक्रीमेंटेड 18 टाइम्स पर। यहाँ पे टाइम नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे टिक काउंट पड़ा हुआ है। टिक काउंट का मतलब है कि अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ है टिक टिक करना, तो 1 सेकंड बाद वो 18 पे होएगा, 2 सेकंड बाद वो 36 पे होएगा, 3 सेकंड बाद बस सो ऑन ना। बस जितनी दफ़ा इंटरप्ट आता है वो 18 टाइम्स चलता है, ये टिक काउंट बढ़ती रहती है। ये टाइम नहीं है बिल्कुल भी। यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग डिले इन प्रोग्राम्स। वैसे तो काफ़ी बेसिक सी प्रोग्रामिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा और करो, कोशिश करो, खुद ही करो थोड़ा सा कि ये क्या हुआ है बेसिक, लेकिन वो है मतलब दिमाग मांगती है अच्छा भला। नहीं, चलो ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास मेरे पास एक पॉइंटर है टाइम नाम का। मैंने टाइम नाम का एक पॉइंटर बनाया है जो 40:06 पे 46C। पहली 4 जो है वो सेगमेंट होती हैं, याद रहे, तो 40 सेगमेंट है, और अगली 4 जो है वो ऑफसेट होता है। तो 46C यानी ये जो एड्रेस है 46C, इसकी तरफ मैंने एक पॉइंटर सेट करवा दिया है, टाइम नाम रखा है उसका। एक सिंपल वेरिएबल बना लिया, जो भी इस वक्त टाइम की करंट वैल्यू चल रही है वो उठा के TX में डाल दी। ये अब पॉइंट जरा सुनने वाला है। टाइम में जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 100 थी, वो 100 उठा के मैंने इधर डाल दिया। ये लोकल वेरिएबल है, उस लोकल वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, वो 118 हो गया। स्क्रीन पे लिख दिया बिफोर, गेम सारी इधर है। अब जब मैं जाके उस मेमोरी सेल को पढ़ता हूँ 40:6C को, तो वहां पे तो अभी 100 लिखा होएगा,
वो 100 छोटा होएगा मेरे लोकल वेरिएबल 118 से, डेफिनेटली छोटा होएगा। तो ये नल लूप लगा हुआ है। नल लूप मीन्स कि ये अपने अंदर ही घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, वेरी गुड, ये घूमेगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो प्रॉब्ली टाइम जो है वो 101 हो चुका होएगा, फिर 102 हो चुका होएगा, तो उसको 1 सेकंड लगेगा पूरा 100 से 118 तक जाने में, 1 सेकंड उसको लगेगा। तो 1 सेकंड आपका प्रोग्राम इस लूप के अंदर घूमता रहेगा, और जब टाइम उसको मैच कर जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। जाहिर बात है अगर आप इसको 180 कर देते हैं तो उसको 10 सेकंड लगने थे वहां पहुंचने। तो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कितना डिले डालना चाहते हो। तो गेम इसकी सारी प्रोग्राम की ना इस एक लाइन के ऊपर है। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग लोकल वेरिएबल विद द एक्चुअल टिक काउंट। लोकल वेरिएबल को जितना भी बढ़ा लो उतना वो डिले तुम्हारा क्रिएट कर देगा। तो इसकी रोशनी में ये प्रोग्राम आपने करना है। और आ जाए, मैं फिर 2 मिनट के लिए चुप करता हूँ। इतना तो होना चाहिए यार। तुमने एक वेरिएबल डिवाइजर के अंदर एक खास वैल्यू डाली 21 एफ, एक खास वैल्यू है, वाइल डिवाइजर ग्रेटर देन 50, जाहिर बात है। तुमने अभी ये किया था ना कि 43 के ऊपर B4 लिखे हैं। ये मैंने अभी किया है कि 43 के ऊपर अगर B4 लिखे हैं तो उसका ये मतलब होता है, तो उसका मतलब है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि चैनल 2 पे मैं डिवाइजर लोड करूंगा, पहले लो और फिर हाई। वेरी गुड, हो गया। फिर मैंने ये जो डिवाइजर है 21 FF, ये 2 बाइट्स पे है, ये इसकी हाई बाइट है 21 और ये इसकी लो बाइट है FF। तुम उस डिवाइजर को, उसका पॉइंटर लेते हो, उसको टाइपकास्ट करते हो एज ए कैरेक्टर ताकि बाइट बन जाए। ये बेसिकली तुम उसकी लोअर बाइट लोड कर रहे हो और +1 करके तुम उसकी हायर बाइट लोड कर रहे हो। ये बड़ी डिटेल में हमने पहले पढ़ा था कि ये टाइपकास्टिंग कैसे होगी, पूरी किताब में होगी। खैर अगर ये किसी को नहीं समझ आ रही तो उसको बस ये समझो कि पहले उसने FF लोड कर दिया फिर 21 लोड कर दिया, दैट्स फाइन, डिवाइजर लोड हो गया। हमने स्पीकर को ऑन कर दिया। यहाँ पे हमें पता है, अभी हम करके आए हैं कि हम डिले डाल रहे हैं थोड़ा सा। तो जरा इमेजिन करो कि क्या हुआ है कि उसने डिवाइजर लोड किया, स्पीकर ऑन किया, स्पीकर में से एक आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा डिले डला हुआ है। डिले के बाद वो डिवाइजर की वैल्यू कम करता है, लूप चलता है और लूप दोबारा ये सारा कुछ करता है। फिर डिवाइजर की वैल्यू 30 कम होती है, फिर ये लूप चलता है। अब ये इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इसका रिजल्ट क्या होएगा, ये करेगा क्या? काम करेगा। नस जाएगा। ये स्पीकर में से एक खास आवाज़ निकलेगी, फिर वो आवाज़ चेंज होएगी, क्योंकि बार बार जब डिवाइजर वैल्यू चेंज होती जाएगी तो वो आवाज़ चेंज होती जाएगी। अब डिवाइजर वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, इसमें यही हो रहा है ना कि डिवाइजर वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ये तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तुम्हारे MCQs में आता है और टिका के आता है। आवाज बारीक हो जाएगी सर। एग्जैक्टली, ये तुम्हारे MCQs में आता है। एज वी रिड्यूस, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, डिवाइजर वैल्यू, इसका रिजल्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्योंकि वो डिनोमिनेटर था ना डिवाइजर, तो डिवाइजर कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मेरे ख्याल में आवाज़ बारीक हो जाती है। इंग्लिश तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंग्लिश में इसके लफ्ज होते हैं वो होते हैं, श्रिल हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, ग्रेव साउंड, श्रिल साउंड, ठीक है। और ये श्रिल होती है, बारीक हो जाती है।
वो 90 सेकंड में तुम्हारे पास टाइम नहीं होता कि तुम बैठ के ये सारी लॉजिक का हिसाब लगाओ, तो तुम्हें ये याद करना पड़ता है कि जब तुम डिवाइजर वैल्यू रिड्यूस करते हो तो उससे आवाज़ बारीक हो जाती है, और वाइसा वर्सा। अगर डिवाइजर वैल्यू बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी, आवाज़ भारी होती जाएगी। तो स्पीकर में से तुम्हें जो आवाज़ आ रही है वो वक्त के साथ साथ बारीक होती जाएगी, यानी वो भां से शुरू होएगी और वो पतली सी बारीक सी आवाज़ बनती जाएगी। ये प्रोग्राम कर रहा है, मकसद कोई नहीं है, बस शुगल ही लगा रहा है। बस यहाँ तक मुझे इंटरेस्ट था, इसके आगे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तेज़ी से गुजार देता हूँ आपको। ये इंटरप्ट 15 को हुक करता है। इंटरप्ट 15 वो कीबोर्ड के साथ काम करता था, जो उसकी एक सर्विस थी, पता नहीं 4F। तो ये करता है, करता वही है, कोड वही है। 43 पे B4 लिखा, सारा कुछ किया, स्पीकर। अच्छा, ये भी इसमें दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो ये लाइन जो है ना, ये जोर का ऑपरेशन कर रही है। ये जो कैरेट है, ये तुम्हें सी लैंग्वेज में पता है कि ये जोर का ऑपरेशन होता है, ये कैरेट। अगर नहीं पता तो अब पता चल गया कि दिस इज बिटवाइज जोर। ठीक है, तो जोर ये करता है कि जोर हेल्प्स टू टॉगल स्पीकर, यानी जब पहली दफ़ा चलेगा तो ऑन कर देगा, दूसरी दफ़ा चलेगा तो ऑफ कर देगा। अब यहाँ पे वो कर ये रहा है कि वो इंटरप्ट 15 के ऊपर उसने ये कोड लगाया है, यानी मैं कीबोर्ड से की प्रेस करूंगा तो स्पीकर चल पड़ेगा, दोबारा की प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, और बस ये काम उसने किया है, नथिंग स्पेशल। ये थोड़ा स्पेशल है प्रोग्राम, क्योंकि इसमें उसने डिवाइजर्स की एक अरे बनाई है, 4 सेल्स की एक अरे बनाई है। ये एक डिवाइजर वैल्यू है, ये दूसरी डिवाइजर वैल्यू है, ये तीसरी है, ये चौथी। करेगा क्या कि एक लूप के अंदर पहली डिवाइजर वैल्यू लोड करेगा, डिवाइजर 1, ठीक है, थोड़ा सा डिले डालेगा, एक खास आवाज़ आएगी, फिर लूप घूमेगा, अब अगली डिवाइजर वैल्यू लोड करेगा, जो बिल्कुल रैंडम है बाय द वे। पिछली दफा हम ये कर रहे थे कि डिवाइजर वैल्यू -30 करते जा रहे थे, तो वो एक तमीज़ के साथ आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आएगा। ये रैंडम है, पहले 21 FF है, फिर 1D45 है, फिर 1B, इसकी कोई तमीज़ नहीं है, ये 4 रैंडम डिवाइजर्स हैं। तो इस केस में जब चलाओगे तो तुम्हें आउटपुट, तुम्हारा ख्याल है क्या मिलेगी? चार मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आएंगी डिले के साथ, 5 इस तरह से 4 मुख्तलिफ टोन्स आएंगे। अगर तुम इसको 40-50 तक ले जाओ इस अरे को, तो तुम म्यूज़िक बना लोगे। ये बेसिकली एक म्यूज़िक बन जाएगा कि वो पूरा डिफरेंट टोन्स के साथ वो आपको आउटपुट देता जाएगा। और सॉफ्टवेयर से अगर म्यूज़िक बनाना हो तो वो फिर ये है कि डिलेज को भी कंट्रोल करो ना। ये तो ये है कि फिक्स टाइम के लिए हर टोन बना रहा है ना। म्यूज़िक में ये होता है कि कोई टोन थोड़ी ज़्यादा देर के लिए बजती है, कोई थोड़ी कम देर के लिए बजती है। तो इस तमाशे का एंड ये है कि टाइम को भी कंट्रोल करो। तो इवेंचुअली वो ये करता है कि वो एक स्ट्रक्ट बना देता है, और स्ट्रक्ट के अंदर वो ये रखता है कि एक डिवाइजर रखता है और साथ उसके डिले रखता है, अगला डिवाइजर रखता है उसके साथ डिले रखता है, अगला डिवाइजर रखता है उसके साथ डिले रखता है, यानी हर टोन कुछ खास देर के लिए बजेगी। और अब ये प्रॉपर म्यूजिक वाला वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कोई टोन लंबी बज रही है, कोई टोन कम बज रही है। बहरहाल जितना आपको समझ आ रहा है मैं इसको स्किप करने लगा हूँ। ये हमारा अगला टॉपिक है PPI, जो कल आएगा। या तो असाइनमेंट मुझे भेज दो अभी, या ID पासवर्ड दे दो।